हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी का। सभी लोग ठीक ठाक हैं, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के बारे में स्टडी किया और उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड किया था आज के कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले इंफॉर्मेशन वीडियो में जानकारी भी दी थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का दूसरा भाग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की अन्य प्रॉपर्टीज अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, एआईएफ का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग उसको मन लगा करके तैयारी करें। जो बच्चे लगातार ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं वो आगे इन टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे, और जो बच्चे अभी तक ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार अपने कोर्स को रिवीजन में रखें और लगातार अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है, तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट नंबर 2। क्लियर हो गया? तो आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। इसका पिछला जो पार्ट है, जो नए बच्चे इस समय अभी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोग इसका लास्ट वीडियो डाइपोल का पहले जाकर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ स्टडी करें इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पार्ट 2। ठीक है बेटा, डाइपोल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं, पहले आप लोग इन बातों को ध्यान से समझ लें। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, -q और +q, जिनके बीच की दूरी क्या होती है 2l, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक चार्ज क्या होता है -q, दूसरा चार्ज क्या होता है +q, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है बच्चों 2l। इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है ना सभी को, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और हर एक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका फार्मूला होता है P = Q × 2l। याद आ गया सभी को डाइपोल मोमेंट का फार्मूला P = Q × 2l। यहाँ Q क्या है चार्ज और 2l क्या है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी। आई होप कि आपने इनको तैयार किया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इसको तैयार नहीं किया है वो लोग इसको पूरा लेक्चर तैयार करें और इसके नोट्स भी बनाएं। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। डाइपोल के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने पढ़े थे, जैसे HCl, जैसे कि H2O, जैसे कि NaCl। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इनमें क्या बनता है कैटायन और एनायन, अर्थात एक आयन होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की बात की जाए तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH आयन नेगेटिव। इसी प्रकार NaCl की बात करोगे तो इसमें भी होता है Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन इसमें क्या होता है बेटा नेगेटिव। तो इस प्रकार डाइपोल में हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया कि एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है एनायन। ठीक है, एक को बोलते हो धन आवेश और दूसरे को क्या बोलते हो ऋण आवेश। तो ये सिस्टम किसका हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जो दो समान लेकिन विपरीत आवेशों से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव। हर डाइपोल का अपना मोमेंट होता है P = 2ql, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर होती है -q से +q। डाइपोल मोमेंट जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी यूनिट क्या होती है बच्चों डेबाय, आपको पता है, और विमी सूत्र क्या होता है ATL। क्लियर हो गया? तो डायमेंशन फार्मूला होता है ATL, यूनिट होती है कूलाम मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेबाय।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबाय। और डिबाय सीजीएस सिस्टम में अर्थात सीजीएस पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक अर्थात यूनिट है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने सारी बातें स्टडी कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने इसके लगाए थे, आपने देखा भी होगा। और वो जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें हम लोगों ने पी को फाइंड आउट किया था, जिसको बोलते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोगों ने उसकी गणना की थी डाइपोल मोमेंट की, और उसका जो फार्मूला था P = 2QL। और हम लोगों ने उसी फार्मूले पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी क्लास में सिंप्लीफाई किए थे, जिनको आप लोगों ने जरूर तैयार किया होगा। ठीक है, अब बच्चों डाइपोल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होता है डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण, जिसको कहते हो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो डाइपोल पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एंगल पे रख दें। इसके चार्जेस हैं -Q + Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल बनाता है वो कौन सा एंगल है, थीटा। ये डाइपोल का सेंटर है, इतनी लेंथ क्या होती है, L, हाफ लेंथ, और ये भी हाफ लेंथ L होती है। अब डाइपोल के जितने भी चार्जेस हैं इन पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है +Q, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो F1 = QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये जो चार्ज है इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो F2 = QE इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों आवेशों पर क्या लगेंगे, वैद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स। जो +Q चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में, और -Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? और ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर लेकिन विपरीत हैं। यहां पर जो चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर जो चार्ज है नेगेटिव, तो इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल अर्थात विपरीत दिशाओं में हैं। और जब किसी निकाय पर कोई दो इलेक्ट्रिक फोर्स या दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में सेम, परिमाण में समान लेकिन दिशाओं में विपरीत हों कार्य करें, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण। तो अब हम लोग यहां पर क्या निकालते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। और वो कितना होता है बेटा, टाउ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ध्यान आया आपको फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग उसको जरूर तैयार करें। डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टाउ वेक्टर = P क्रॉस E। क्लियर? और इसी को आप लोग लिखते हो टाउ = P sin थीटा, टाउ = P sin थीटा। तो अब आप लोग इस चीज को ऐसे तैयार कर लें कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा जाए, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में यदि थीटा कोण पर रखा जाए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों अपने अपने लैंग्वेज में ध्यान से टॉपिक को समझा करें। आप जानते हो मेरी आदत कि मैं पूरी क्लास दोनों लैंग्वेजेस में इक्वली फोकस करता हूं, जिससे हर एक बच्चे को सारा केस क्लियर हो जाए। और जरा मन लगा के सब लोग पढ़ना, क्योंकि जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। तो क्या हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क होता है उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, टाउ = P sin थीटा, टाउ = P sin थीटा। यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा है वेयर थीटा = एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। क्लियर हो गया? अब आप इसकी कंडीशंस को आप जानते हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री,
तो सभी लोग जानते हो थीटा 0 अगर होगा तो डाइपोल कहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो थीटा बराबर अगर 0 होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0, और ऐसी दशा में डाइपोल पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा। दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू 0, बिकॉज टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा, और जब साइन 0 0 हो गया तो डाइपोल पे लगने वाला बलागुण भी क्या हो गया, 0। क्लियर? पूरी तैयारी को एक साथ करते रहो मन लगा करके, जो भी मैटर या कंटेंट आपको दिया जाए आप उसकी प्रिपरेशन जरूर करें, ठीक है। तो टाउ बराबर 0। सेकंड कंडीशन आप लोग जानते हो कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर अर्थात 90 अंश पर रखा जाए, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, और इस प्रकार की कंडीशन में जो बलागुण होगा वो टाउ मैक्स इज इक्वल टू होगा पी। इसको बोलते हो अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण, मींस मैक्सिमम टॉर्क। सभी को बात समझ में आ गई? तो किस कंडीशन में डाइपोल पे लगने वाला बलागुण या टॉर्क सबसे ज्यादा होता है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होता है। तो अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो ऐसी दशा में थीटा का मान 90 अंश होने के कारण उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है, और फार्मूला क्या होता है बेटा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी। सबको बात समझ में आ गया? ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई। और थर्ड केस इसका क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 180, 180 अंश। 180 अंश का मतलब क्या हुआ, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशा में रखा जाए। तो सभी लोग जानते हो कि ऐसी कंडीशन में अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180, और साइन 180 भी क्या होता है, 0। क्लियर? साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई सारी चीजें क्या होती हैं, 0। इस प्रकार की ऐसी कंडीशन में हमको पता चला डाइपोल पर इस दशा में भी कोई बलागुण या कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह तैयार कर लो। पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल पे लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला, टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो वेक्टर फॉर्म तैयार कर लेना, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा पी क्रॉस ई। फिर आपको पता होना चाहिए टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे बलागुण भी बदलेगा। तो कई बार इनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाता है, न्यूमेरिकल भी बना सकता है इसका, और वन लाइनर में भी आपसे कुछ भी बना के पूछ दे तो आपको यह पता होना चाहिए कि डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क को हम लोग किस प्रकार क्लियर करते हैं, अर्थात बलागुण को हम लोग किस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? तो सभी लोग उसको जरूर तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करते चलें, जल्दी से नोट करें। टॉपिक का नाम डाल लें, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जल्दी से इसको अपनी कॉपी में उतार लें। क्लियर हो गया बच्चों? तो डाइपोल पर लगने वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला जो बलागुण होता है उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो आप लोग उससे क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेंगे। तब तक जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को, जहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते जाएं, आप लोग उनको सॉल्व करते रहें। एक बात आप हमेशा लर्न कर लो कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो इस पर लगने वाले जो दोनों फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में बराबर होते हैं। F1 इज इक्वल टू क्यू ई एंड F2 इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। दोनों वैद्युत बलों की जो दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं। आप स्वयं देखें, F1 इज इक्वल टू क्यू ई किधर है, फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन F2 बराबर क्यू ई किधर है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। उसी को मैंने लिखा है डायरेक्शंस आर अपोजिट। कभी भी फिजिक्स जैसे विषय को आप बगैर कॉन्सेप्ट को क्लियर किए सही नहीं कर सकते। रटने वाली प्रणाली आप भूल जाएं। पेपर आजकल बहुत मॉडरेट बनता है, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझ के तब आप लर्न करें। तो अगर हम लोग डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लें, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल
तो एफ नेट इज इक्वल टू क्यूई माइनस क्यूई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो डाइपोल पर नेट फोर्स बच्चों क्या आ गया, 0। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपके पेपर्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस, तो आंसर है डाइपोल किसी भी नेट बल का अनुभव नहीं करता, केवल नेट बल आघूर्ण का अनुभव करता है। बात सबको समझ में आ गई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो तो 0 होता है, लेकिन नेट बल आघूर्ण यानी टॉर्क 0 नहीं होता। तो आप इसको लर्न कर लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल जो होता है उस पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 नहीं होता, लेकिन डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से जरूर तैयार कर लें। किस फील्ड की बात की गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सभी को बात समझ में आ गई। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या 0 होगा, नेट बल, और क्या 0 नहीं होगा, नेट बल आघूर्ण। नोट कर लिया बच्चों। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप जरूर तैयार कर लें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0, लेकिन नेट बल आघूर्ण या नेट टॉर्क 0 नहीं होता। लेकिन अगर इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता नॉन यूनिफॉर्म, कैसा वैद्युत क्षेत्र होता, असमान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिए सभी लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान, तो असमान वैद्युत क्षेत्र में नेट बल आघूर्ण भी 0 नहीं होता और नेट बल भी 0 नहीं होता। यहां कोई भी 0 नहीं होगा। जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ना तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा और ना ही नेट टॉर्क 0 होगा। ये तो चीज बड़ी क्लियर है। जब यहां पर ई एक जैसा नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म तो सब लोग समझते हो ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास और कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर। इसको कहते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर कुछ बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा, और कुछ बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ही कम। ऐसी कंडीशन पे नेट टॉर्क या नेट बल आघूर्ण दो भी 0 नहीं होगा, और डाइपोल को अगर यहां पर रखोगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लो। असमान वैद्युत क्षेत्र में ना तो बल 0 ना बल आघूर्ण 0, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल 0 लेकिन बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। नोट कर लें इसको कॉपी में। जिन बच्चों को नोट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, लग रहा हो सर जल्दी से रफ कर देते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, तब आप आगे की ओर बढ़ें नोट करने के बाद, लेकिन नोट्स आप अच्छे बनाएं। क्लियर बेटा? तो डाइपोल की प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क का मीन्स बल आघूर्ण, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। रफ कर दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में और असमान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है, डाइपोल का व्यवहार क्या होता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है, बहुत ईजियर है। जैसे हमारे पास कोई डाइपोल है,
इसका एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और ये डाइपोल का सेंटर यानी केंद्र, ये दूरी L और ये भी दूरी क्या है L। और उसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, बिंदु P, जो डाइपोल की लेंथ के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। इससे हम लोगों ने प्लस क्यू को ज्वाइन कर दिया, इससे हम लोगों ने माइनस क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये दूरी है प्लस क्यू से P की R1 और ये दूरी है R2। शायद आप लोगों ने 12th में इसका डेरिवेशन भी पढ़ा होगा, NCERT में भी इसका प्रूफ दिया गया है, और कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोग इसके फार्मूले को ज़्यादा महत्व देते हो, ठीक है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग उसको जरूर तैयार करें। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बच्चों होता है R थीटा। R क्या होती है, सेंटर से पॉइंट P की दूरी, और थीटा आप देख रहे हो बिंदु C से बिंदु P को मिलाने वाली लाइन, जो एंगल बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। क्लियर हो गया, डायग्राम सबको क्लियर हो गया है ना, R और थीटा सभी को समझ में आ गया। तो बच्चों अगर हम लोग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सामान्य सूत्र होता है ER थीटा इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सामान्य सूत्र है। किसी भी डाइपोल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला ER थीटा इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और अंडर रूट के अंदर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोग इस पॉइंट P को डाइपोल की एक्सिस पर ले आए, एक्सिस ऑफ डाइपोल, जिसको कहते हो डाइपोल की अक्ष, या इसी को आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति, इसको हम लोग बोलते थे एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो एक्सियल पोजीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। आप जब इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो 3 + 1 क्या होगा, 4, अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, 2, तो फार्मूला बनेगा E एक्सियल इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन अर्थात अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का सामान्य सूत्र। सभी को समझ में आ गया। तो अगर कोई पॉइंट भी डाइपोल की एक्सिस पर है, डाइपोल की अक्ष पर है, डाइपोल की अक्ष पर है, एक्सिस पर, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, 0, और जब थीटा की वैल्यू को 0 तो cos थीटा cos 0 क्या हो जाता है, 1। फार्मूला आपके सामने है। और दूसरी कंडीशन होती है बेटा निरक्ष, जिसको कहते हो इक्वेटोरियल पोजीशन अर्थात निरक्षीय स्थिति। तो सभी लोग जानते हो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई पॉइंट डाइपोल में सेंटर से परपेंडिकुलर यहां पर लिया जाए तो इसको निरक्ष बोला जाता है, और कोई पॉइंट अगर आप डाइपोल की लेंथ में यहां पर लो तो इसको अक्ष बोला जाता है। तो ये केस तो हो गया। अब हम लोग ये वाला केस स्टडी कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 90, और थीटा की वैल्यू जब 90 रखोगे बच्चों तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में केवल रिजल्ट बनेगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। दोनों सूत्रों को देख करके, दोनों फार्मूलेस को देख करके आपको अंतर यानी डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि अच्छी स्थिति पर यानी एक्सियल पोजीशन पे जो डाइपोल का जो फील्ड होता है वो होता है 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है वैद्युत क्षेत्र होता है निरक्ष पर, वो होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और अगर इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप की हम लोग बात करें तो हमको ये पता चला कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के।
तो ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्रों में क्या संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्रों का रिलेशन क्या होता है, E एक्सियल बराबर 2 × E इक्वेटोरियल। और कभी अगर एग्जाम में रेशियो पूछा जाए, आपसे अनुपात पूछा जाए, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र बटे निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र बटे अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है, किसका किससे रेशियो हमको निकालना है। तो अगर एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल करोगे, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, तो आंसर आएगा 2/1, और अगर इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। सभी को क्लियर हो गया? तो नोट कर लें। आई होप पूरा फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। ये पॉइंट P क्या है, एक्सिस पर, और ये कहां है, इक्वेटर पर। तो दोनों के फील्ड आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। क्लियर? जल्दी से नोट कर लें इसको। नोट्स को बेटा बहुत अच्छा बनाओ। जो बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज अभी आगे फिर स्टार्ट होगी, वो भी आपको लगातार उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो पिछले वीडियो जिसमें पड़े हुए हैं उनकी आप लोग लगातार निरंतर कंटिन्यूटी से आप उनको लगातार मेहनत से रिवाइज करते रहें। रिवीजन करने से आपको सब्जेक्ट में कमांड और भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करी, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण और वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया। ठीक है, पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चे जो लगातार ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कुछ कारणवश दूर हैं, ध्यान रखना, वो लगातार कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं या क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, वो इनकी हेल्प से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल भी आप उदास होकर ना बैठें, ना शांति से बैठें, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, क्योंकि आपके तीनों एग्जाम, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और नीट के जो एग्जाम्स हैं आगे आने वाले, उनकी प्रिपरेशन के लिए सारे वीडियोज़ बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार निरंतर मेहनत करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट 3 लेकर के हम लोग आएंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे आपकी स्टडी और भी अच्छी होती जाएगी और आपकी तैयारी लगातार अच्छी चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसी प्रकार मन लगा करके तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।